नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल को अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और उस वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि कैसे क्या स्ट्रेटजी होगी 10 दिनों में सिलेबस कवर करने की। तो उसी से संबंधित आज मैं पेपर 2 UGC नेट JRF कॉमर्स का जो यूनिट 4 है, बिजनेस फाइनेंस के नाम से, या आप कहते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके कंप्लीट जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू दे देने जा रहा हूँ डिटेल में। ये यूनिट क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ UGC नेट JRF के एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि वाणिज्य कॉमर्स से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे अकाउंटेंट हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया, UPT GT PGT हैं, जितने भी वैकेंसी आ रही KVS NVS में PGT कॉमर्स की वैकेंसी निकलती, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूर्ण रूप से देखें तो इसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपको इस सिलेबस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और फिर आप कंप्लीट यूनिट को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये जो इसको इसमें कंप्लीट सिलेबस है, इसका यूनिट 4 में इसको इंक्लूड किया गया है। नाम इसका है बिजनेस फाइनेंस, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं कहीं कहीं, बोथ आर सिमिलर। तो कंप्लीट सिलेबस जो है UGC नेट को, इसको बेसिकली 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। तो इसमें ये बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस है, जो पहला पार्ट होगा सिलेबस का, ये कोर फाइनेंस, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। और जो दूसरा पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है वो इंटरनेशनल आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कोर आस्पेक्ट फर्स्ट पार्ट, दूसरा इंटरनेशनल आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सिलेबस आप लोग इसे मैच कर सकते हैं। तो ये अगर सिलेबस हम लोग सिलेबस जो इसमें मैंने लिखा है, ये UGC नेट का ही सिलेबस है। मेरा ये हैंड रिटेन नोट्स है, इसमें से आप देख सकते हैं, या आप अपने जो आपके, अगर आपने पेपर सिलेबस प्रिंट आउट कराया तो उसमें देख ली। तो ये जो सिलेबस के यूनिट्स हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट को बताते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ये कोर बिजनेस आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस। इसमें देखिए, स्कोप एंड सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। स्कोप क्या होता है, कौन कौन से सोर्सेस हैं बिजनेस फाइनेंस के, मतलब कहाँ कहाँ से फाइनेंस को लिया जा सकता है। उसके वो ये है कि दूसरा है, इसी में टॉपिक है लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। लीज फाइनेंसिंग के बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम लोग TVM शॉर्ट में बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात किया। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर कि किस किस सोर्स से कितनी कितनी कैपिटल लेना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर ये है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत स्टडी करते हैं। फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कितनी मात्रा में कैपिटल लेना चाहिए, ये डिसीजन इसमें होता। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल टेक्निक एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, और इसमें क्वेश्चन भी इसके हम लोग देखें। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि डे टू डे ऑपरेशन और बिजनेस के यूज होती है, ये हो गया। ये सब कोर कॉन्सेप्ट हैं। फिर डिविडेंड डिसीजन, इसमें थ्योरीज क्या होती है डिविडेंड डिसीजन की, और पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती हैं। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इसको RR एनालिसिस भी बोलते हैं। असेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। तो ये दोस्तों जो कंप्लीट ये टॉपिक हो गए, ये बिजनेस फाइनेंस का जो यूनिट 4 का सिलेबस है, ये आपको बेसिकली बताता है कोर बिजनेस फाइनेंस एस्पेक्ट के बारे में। अब देखते हैं जो बिजनेस फाइनेंस का सेकेंड पार्ट सिलेबस है, वो इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बताता है, जिसका यहाँ से पहला टॉपिक है इसका इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम IMS। फिर नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी का है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, यूरो करेंसी, GDR ADRs क्या होता है। फिर इंटरनेशनल आर्बिट्राज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक मल्टी नेशनल कैपिटल बजटिंग होता है। और ये दोस्तों जितने भी सिलेबस हैं, मल्टी नेशनल एंड ग्लोबलाइज इन्वायरमेंट में हमारा बिजनेस जो काम कर रहा है, जब से LPG पॉलिसी 1991 में रिलीज हुई है, तो इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है। तो ये जो पार्ट है, पोर्शन है UGC नेट
JRF का सिलेबस का वो इंटरनेशनल आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो कम्प्लीटली कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों मैंने ये सिलेबस आप लोगों को क्यों बताया कि इसको कवर करना है, क्योंकि ये सिलेबस जो है, अगर आपको सिलेबस कम्प्लीटली किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्ज़ाम का अगर पता होगा तो आप अननेसेसरी अपना टाइम और कहीं ना लगाकर बेसिकली उसी कोर टॉपिक पे फोकस करेंगे। इसलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको सिलेबस पता तो होना चाहिए, साथ साथ में एकदम याद होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हैं और तुरंत आपके माइंड में रिकॉल हो जाए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से। तो अगर मैंने इसीलिए लिख दिया, अगर हमें सिलेबस पता होगा तो हम उसी यूनिट पर फोकस करेंगे जो सिलेबस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या, अब आइए इसका डिटेल से सिलेबस में हर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना है। और दोस्तों ये मैंने क्यों इसको दो पार्टों में बांटा है, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल आस्पेक्ट, और इंटरनेशनल आस्पेक्ट क्यों बिजनेस में दिया गया, इसके पीछे रीज़न बिकॉज टुडेज business units are working on globalized market because of that study of international aspect of financial management is very important। क्योंकि आज के समय में जो बिजनेस है एक वैश्विक मंच पे काम कर रही प्लेटफॉर्म में है। क्योंकि जब से LPG पॉलिसी हो गई है तो ग्लोबलाइज हो गया, ग्लोबल विलेज हो गया, सभी देश की इकोनॉमी एक दूसरे से अटैच हो गई हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज, जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके इस टॉपिक्स को भी UGC नेट एग्ज़ाम में इंक्लूड किया गया है। तो आपको सिलेबस का स्ट्रक्चर पता चल गया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। टॉपिक का कैटेगराइजेशन बेसिकली या कहें तो बाइफर्केशन दो भागों में बांटा गया। एक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए अब हर टॉपिक को डिटेल में देखते हैं, हर टॉपिक क्या है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अगर बात करें जो सबसे पहला टॉपिक था कोर कॉन्सेप्ट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। तो दोस्तों ये देखिए टॉपिक दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों को मिला करके हमारा बना है बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इस सिलेबस में है। सबसे पहला यूनिट था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है स्कोप। इसमें आपको क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले हम देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द इंटरप्राइज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी सब्जेक्ट है या डिसिप्लिन है जिसके अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि मनी का बेसिकली मनी के मैनेजमेंट करते हैं। फंड मीन्स मनी, फाइनेंस मनी का मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हम लोग फंड से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब किस मात्रा में इतना स्टैंडर्ड है, उतनी मात्रा में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, उतनी कॉस्ट में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कास्ट ओवर कास्ट तो नहीं हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें फंक्शन जो होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से फंड से रिलेटेड चार चीज़ें याद रखना। PODC, P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, D मीन्स डायरेक्टिंग, C मीन्स कंट्रोलिंग। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये PODC एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं ताकि फ़ंड को हम लोग सही से प्रोक्योर कर सकें और यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें फ़ंड का प्रोक्योरमेंट प्रॉपरली और यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम लोग देखें तो इसमें बेसिकली दो चीज़ का स्टडी किया जाता है। इसका ये जो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली प्रोक्योरमेंट, मैंने बताया था पहले, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का स्टडी है। तो अगर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इसको हम लोग, इसका मतलब होता है कि सोर्सेस ऑफ फंड्स, ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज कास्ट। कि प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि कहाँ से आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका सोर्सेस क्या होगा, सोर्सेस ऑफ फंड। और यूटिलाइजेशन का मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहाँ यूज कर रहे हैं आप। हर बिजनेस यूनिट का एक मोटिव होता है कि जहाँ से वो अगर फाइनेंस जुटा रहा, जिस सोर्स से ले रहा, तो उसका कम से कम कॉस्ट पे फाइनेंस मिल जाए, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। और दूसरा क्या था, एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो पैसे उसने
बिजनेस यूनिट ने प्राप्त किए हैं उसको सही जगह यूटिलाइज किए ताकि उसका जो रिटर्न हो मैक्सिमाइज कर सके। फाइनेंशियल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड दो सोर्सेस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस और शॉर्ट टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म सोर्सेस बेसिकली मोर देन 1 ईयर होते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेस बेसिकली जनरली लेस देन 1 ईयर ही होते हैं और इनको जो रीपेमेंट भी विद इन 1 ईयर में किया जाता है शॉर्ट टर्म का। तो अब देखिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज में क्या क्या टाइप के फंड होते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में दो टाइप के होते हैं, ओन फंड एंड लोन फंड। ओन फंड में आपका इक्विटी आता है, लोन फंड में जिसको आप लोन के रूप में लेते हैं एक प्रॉपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जैसे कि डेप्ट हो गया, डिवेंचर्स हो गया, ये हो गया। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आपका करंट लाइबिलिटीज़ इसमें आता है, करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स पेबल्स जिसको बिल्स पेबल भी बोलते हैं वो इंक्लूड किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में क्या क्या चीज़ें आपको करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में इसमें भी दो जगह हम लोग यूटिलाइजेशन मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर। करेंट असेट्स में शॉर्ट टर्म में हम करेंट असेट्स में करते हैं जैसे कि स्टॉक्स में हो गया, डेप्टर्स, कैश, इन चीज़ों में इन्वर्ट फंड का यूज करेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स में करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में करेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद बात आती है, ये तो हमने इसे देख लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड दो सोर्सेस से होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दो तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर दोस्तों हम लोग सिर्फ सोर्सेस ऑफ फंड के बारे में पढ़ते हैं, वो भी इसका लॉन्ग टर्म सोर्सेज के बारे में, तो उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत दोनों को इंक्लूड करते हैं। लॉन्ग या अगर हम क्या पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड में दो होते हैं, इसमें भी एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्स, एक शॉर्ट टर्म सोर्स। तो अगर हम लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स को पढ़ेंगे तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। अगर जब हम लॉन्ग टर्म सोर्स फंड का अरेंजमेंट करते हैं तो उसका स्टडी हम लोग करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंतर्गत कि कहाँ से किस सोर्स से कितना लेना चाहिए हमें फंड्स। तो ये हम स्टडी करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है कि जो शॉर्ट टर्म सोर्स है, शॉर्ट टर्म सोर्स से अगर हम लोग पैसा लेते हैं और उसका शॉर्ट टर्म सोर्स का कहाँ यूटिलाइज करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इन दोनों का स्टडी अगर हम लोग जिस चीज़ में करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यही चीज़ पढ़ा जाता है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज कहाँ से पैसे ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्स तो उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। वहीं अगर हम लोग इसका कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यूटिलाइज करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन या तो कैपिटल बस्टिंग। दोस्तों तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज का उसका कहाँ से फंड्स प्राप्त हो और कहाँ से फंड प्राप्त हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, लॉन्ग टर्म सोर्स में ये स्टडी करते हैं। और जो उनका इन्वेस्टमेंट जब लॉन्ग टर्म का स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। कितना बजट, किन चीज़ों पे कितना अमाउंट बजट करें, कितना अमाउंट, जैसे कि आपने बजट पढ़ा तो ये कैपिटल बजटिंग उसी से कॉन्सेप्ट है। बजटिंग का मतलब हम लोग प्रिपेयर करते हैं एडवांस में, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं कि कहाँ पे किस किस मद में या किस किस फील्ड में कितना कितना पैसा खर्च करना है। तो वैसे ये भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है कैपिटल बजटिंग। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब पूरा फाइनेंस इसी पिक्चर पे फिगर में बेस्ड है। अगर ये समझ में आ गया दोस्तों तो आपको ध्यान रखना, ये पिक्चर आपको जो मैंने डायग्राम बनाया है तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें दो स्टडी होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड दो सोर्सेस होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में दो सोर्स हैं, ओन फंड, लोन फंड। शॉर्ट टर्म सोर्स में करंट लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स, पेबल एक्सेट्रा। और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करें इसको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में स्टडी करते हैं। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का हम लोग स्टडी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। और लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो लेते हैं या तो स्टडी करते हैं कैपिटल बजटिंग में करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे कुछ मैं टर्म दिया हूँ, अगर किसी को हिंदी मीडियम स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश करता हूँ इसीलिए कि आपको हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ। इसमें कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे लगे उसको मैंने लिख भी दिया है कि प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, पैसे प्राप्त करना, और कहाँ से किस सोर्स से लेते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइज कॉस्ट करना, कॉस्ट जो लागत आ रही है इसको कम से कम करना। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग करना, और इसका मोटिव होता है मेन रिटर्न मैक्सिमाइज करना। सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही एबव गिवन पिक्चर से लिंक करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये चाहे तो आप लोग नोट तो बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो ये लास्ट में आप मुझे फीडबैक देखिए, बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को कैसा लग रहा है टॉपिक। फिर हम लोग बताएं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इसके बारे में पढ़ते ही डिसीजन लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना होना चाहिए। तो इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में आप क्या कहते हैं, डिप्ट और डिवेंचर्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस स्टॉक आता है, इक्विटी कैपिटल होता है, अदर सोर्सेज। तो कैपिटल स्ट्रक्चर या सोर्सेज में ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको इंक्लूड करता है डिफरेंट सोर्सेस से फाइनेंस रेज करना, इसका मेन मोटिव होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोस्तों पढ़ें तो क्या पूंजी के जो ले रहे हैं, जहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या होगी, लागत कितना है, उसमें खर्चा कितना होगा, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में स्टडी करें। लॉन्ग टर्म फंड की कॉस्ट क्या होगी, और कॉस्ट के लिए एक होता है CAPM फार्मूला, तो ये भी क्या इसी से रिलेटेड का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको बोलते हैं कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल भी बोलते हैं, CAPM। इसको CAPM भी बोलते हैं, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल भी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म आप भी आ सकता है, कभी कभी आ जाता है। देखिए दोस्तों, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर देखें तो वेटेड मतलब किस किस सोर्स से कितना कितना अमाउंट लिया, मान लिया डेप्ट कैपिटल कितना, इक्विटी कैपिटल होता है, ये वेटेज देना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल अगर देखा जाए तो इसमें टैक्स यील्ड क्या है, एवरेज यील्ड ऑफ डेप्ट क्या है, ये देखते हैं। कॉस्ट टैक्स इंटू एवरेज यील्ड ऑफ डेप्ट से वो कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना हो तो रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू इक्विटी रिस्क, रिस्क फ्री प्लस बीटा रेट इंटू इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी के होगा। और दोनों को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली यही होता है वेटेज में कि डेप्ट सोर्स कितना है आपका, इक्विटी सोर्स कितना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला में लिखेंगे। यहाँ वर्किंग कैपिटल वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, तो ये वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या आता है। तो ये दोस्तों है। अब डेप्ट कैपिटल में क्या होता है, डिवेंचर में इनकम टैक्स बेनिफिट डिडक्टिबल है, मतलब इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है अगर आप डिवेंचर से ले रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वह इनकम टैक्स में डिडक्टिबल होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग डिडक्टिबल है। यही बेनिफिट हमें मिलता है किसमें, डिवेंचर लेने में। वेट का मतलब इनके रिस्पेक्टिव सोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि किस सोर्स से कितना कितना लिया है। तो वेट का मतलब यही होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। फीडबैक देके जरूर बताइए कैसा लग रहा वीडियो। सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या हो सकता है, डेप्ट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, कितना डेप्ट लगाएं और कितना इक्विटी या कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत पता चलता है ना। मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कितना आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस किस सोर्स से कितना कितना आपने पैसा लिया, डिप्ट से कितना लिया, इक्विटी से कितना लिया। डिप्ट में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन इक्विटी में आपको ये नहीं देना पड़ता। आफ्टर पेमेंट ऑफ डेप्ट जो आपने लिया है उनका इंटरेस्ट वगैरह जो भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, पता होना चाहिए। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर का देखते हैं क्या क्या होता है, थ्योरीज इससे कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। कैपिटल स्ट्रक्चर जो उसमें यूनिट दिया हुआ है फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में,
तो कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ नाम दे दिया, उसमें आपको ये सब चीज़ें पढ़ना होगा। सिर्फ आपको कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत से थ्योरीज आएंगी और इससे क्वेश्चन जरूर 100% आता है कोई ना कोई। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो टाइप की थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो आधुनिक वर्तमान जो मॉडर्न थिंकरों ने दी है, और ट्रेडिशनल में जो प्रीवियसली चला आ रही है थ्योरीज, उनके बारे में बात किया। तो मॉडर्न अप्रोच में 3 थ्योरीज इंक्लूड की गई हैं। NIA अप्रोच बोलते हैं, जिसको हम लोग नेट इनकम अप्रोच बोलते हैं। दूसरा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी बोलते हैं, इसको NOIA बोल सकते हैं, NOIA ये अप्रोच हो गया। फिर थर्ड है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच हो गया। तो मॉडर्न अप्रोच में 3 थ्योरीज इंक्लूड की जाती हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या है इसमें। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कुछ हद तक आप डिप्ट कहती है कि अगर कुछ हद तक आप डिप्ट लगाएं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये कहते हैं कि जब आप तक ट्रेडिशनल अप्रोच का कहना है कि अगर आप डिप्ट कैपिटल यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ हद तक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक से ऐसे पॉइंट आएगा और जहाँ के बाद अगर उससे ज़्यादा यूज करते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, दोनों का कहना जितना मर्जी आप चाहे डिप्ट और इक्विटी लगा लें, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका कहना है कि सोर्सेस से कितना ले रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, किसी भी सोर्स से कितना लो उसका आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट इनकम अप्रोच के अनुसार कहते हैं यदि आप डेप्ट को बढ़ाएंगे तो बेनिफिट इक्विटी वालों को मिलेगा और उनकी रिटर्न यहाँ पर बढ़ जाएगी। NIA के अनुसार यदि आप डेप्ट इंक्रीज करेंगे तो इनका बेनिफिट इक्विटी वालों को मिलेगा और उसकी रिटर्न यहाँ पर बढ़ जाएगी। टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, या हम लोग इसको TVM भी बोल सकते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दोस्तों इसमें बात किया है कि वी नो, अगर ये उदाहरण के मैं इसमें बात समझाना चाहूँगा आपका कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। जैसे कि देखिए, वी नो दैट ₹100 इन हैंड टुडे, अगर जो 100 रुपये अगर आपके हाथ में आज है, इज़ मोर वैल्यूएबल देन ₹100 रिसीवेबल आफ्टर अ ईयर। दोस्तों द एडिशंस कंपनसेशन रिक्वायर्ड फॉर पार्टी ₹100 टुडे इज कॉल्ड इंटरेस्ट और द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपये की वैल्यू आज है, मतलब 100 रुपये से जितना सामान आप आज खरीद सकते हैं, अगर आप 1 साल बात करेंगे उसका वैल्यू यूज करेंगे 100 रुपये, तो उससे कम ही खरीद पाएंगे। तो जो आज की वैल्यू है 100 रुपये की, ठीक है, तो वो उसका होता है कितना है, और जो फ्यूचर में वो क्या होगा। तो यही आप देख रहे हैं कि द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू कम हो रही है या डिक्रीज, जो चेंजेज आ रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत TVM के साथ पढ़ते हैं। अगर देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर प्रेजेंट वैल्यू आपकी मनी है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी जो पैसा है, अगर आप उसको हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में कुछ बढ़ा रहे हैं तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम प्रेजेंट वैल्यू में कुछ इसको बढ़ाएंगे, मतलब आज 100 रुपये की हम लोग अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई पैकेट है, मान बिस्किट मिलता है, अगर उसी पैकेट को हम लोग खरीदना हो फ्यूचर में तो 110 देना पड़ता है। तो इसमें क्या कर हम लोग 10 रुपये और ऐड कर रहे हैं, मतलब कंपाउंडिंग कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट वैल्यू में से फ्यूचर वैल्यू में कुछ बढ़ा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करना, तो फ्यूचर वैल्यू आती है। वहीं जब आपके फ्यूचर वैल्यू से आप प्रेजेंट वैल्यू में आए, फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी 110, जब अगर उससे प्रेजेंट वैल्यू कितना, उसी बिस्किट की कितनी होगी 100, अगर जब उससे आप रिटर्न ना हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करना है। यहाँ FV से आपको PV माइनस करना पड़ेगा, तो आप रिटर्न हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका ये
प्रेजेंट वैल्यू 100 होगी और फ्यूचर वैल्यू 110। पीवी ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया गया है। देखिए प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू फाउंड करना कंपाउंडिंग कहलाता है, पहला। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना डिस्काउंटिंग कहलाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आई होप कि मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों आप लोग फीडबैक ज़रूर देखिएगा कैसा लगा, मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग में हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है दोस्तों। तो इसमें द लॉन्ग टर्म डिसीजन पर लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ फंड देखा जाता है कैपिटल बस्टिंग में। दी डिसीजन आर फॉर लॉन्ग टर्म, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूज होता है टू नो अबाउट रिटर्न, की रिटर्न कितना मिलेगा, ये इसमें स्टडी करें लॉन्ग टर्म डिसीजन। और ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें दोबारा वापस इसको बैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए बोलते हैं ये इरिवर्सिबल होता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, क्या कैपिटल बस्टिंग इरिवर्सिबल होता है? यस, कैपिटल बस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड इट इज इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। कैपिटल बस्टिंग रिफर्स टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेज एंड देयर फाइनेंसिंग, thus it includes both raising of long term funds as well as their utilization। देखते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स को होता है और ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या हैं कैपिटल बस्टिंग की और मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं इसमें लिए ट्रेडिशनल टेक्निक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड NDFM बोलते हैं। पे बैक मेथड इसमें स्टडी करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR मेथड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दोस्तों ये मेथड याद रखिए कि ये बहुत आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। इसमें आते हैं अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इसमें आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसमें नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो ट्रेडिशनल में और प्रेजेंट में, मॉडर्न में डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। DCFM होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसी में होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो ट्रेडिशनल में था वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न था, यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का मेथड है। फिर इसमें पढ़ते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड है। हाँ एक चीज़ और, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल IRR कब क्लैश कर जाते हैं, इनमें से कौन बेहतर, इनमें कौन बेहतर, कब कौन बेहतर है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू और एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के इनके ये सब चीज़ पढ़ेंगे कि कौन बेहतर है, कब बेहतर है, क्या मेरिट क्या डिमेरिट, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने के लिए टेक्निक्स हैं NDCFM और DCFM। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। WCM शॉर्ट में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये शॉर्ट टर्म सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड की शॉर्ट टर्म में कहाँ से इकट्ठा करें पैसा लें और कहाँ यूज करें, ये स्टडी करें। द टर्म वर्किंग WCM प्राइमरली रिफर्स टू द efforts of the management towards effective management of current assets and liabilities। इसमें जो एग्जांपल है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड पेबल, ये सब स्टडी करते हैं। फिर इसमें कुछ टर्म आते हैं जैसे ऑप्टिमम लेवल, टेक्निक्स, पॉलिसीज, ये सब। तो इसमें ऑप्टिमम लेवल में क्या होता है, क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्टडी करेंगे। टेक्निक्स क्या क्या होता है, EOQ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की होगा, JIT, मिलर और बाउमोल मॉडल, फैक्टोरिंग एट्सेट्रा, पॉलिसीज, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव मॉडल, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें ध्यान में करना, आप ध्यान में होना चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरूर आएगी इनसे टॉपिक। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत इनका स्टडी किया जाता है। देख क्या है इसमें बता देंगे ऑप्टिमम लेवल, टेक्निक्स क्या, EOQ, JIT, मिलर और बाउमोल मॉडल, फैक्टोरिंग एट्सेट्रा, पॉलिसीज, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव एंड मॉडरेट। फिर पढ़ते हैं डिविडेंड थ्योरीज एंड डिटर्मिनेंट्स। इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने के लिए हमें डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले डिविडेंड देखेंगे क्या होता है। डिविडेंड रिफर्स टू द कॉर्पोरेट नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड
among shareholders. Dividends can be both preference dividend and equity dividends. और जो डिविडेंड का जो डिटरमाइन करते हैं कितना डिविडेंड देना है, उसके डिटर्मिनेंट जो होते हैं कितना डिविडेंड बटेगा और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है डिविडेंड, तो इसको इफेक्ट करते हैं जो फैक्टर ये दिए हुए। डिविडेंड पे आउट रेशियो ये सब पढ़ना है, कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, लीगल कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ओनर्स कंसिडरेशन या कंसिडरेशन को हम एडवाइस भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे, ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि डिविडेंड डिसीजन में थ्योरीज कौन कौन सी हैं। डिविडेंड डिसीजन के अंतर्गत जो थ्योरी आती है जैसे डिविडेंड इरेलीवेंस थ्योरी, डिविडेंड रिलीवेंस थ्योरी, दो टाइप थ्योरी आती है डिविडेंड डिसीजन में, डिविडेंड इरेलीवेंस, डिविडेंड रिलीवेंस। ये दोस्तों कैपिटल बस्टिंग में था, कैपिटल बस्टिंग में इरेलीवेंस होता है, ध्यान रखना। अब इसमें देखिए कौन कौन थ्योरी आती हैं इरेलीवेंस में, मिलर एंड मोडिग्लानी हाइपोथेसिस। फिर डिविडेंड रिलीवेंस में आता है वाल्टर मॉडल, जॉर्डन मॉडल। ये जरूर आएगा, इसमें बहुत बहुत क्वेश्चन आए हैं, आपको ध्यान रखते हैं। बहुत दोस्तों लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस नाम में कि एक ही नाम को कई कई इसमें कैपिटल बस्टिंग में भी यूज किया जाता है। वही आपका डिविडेंड डिसीजन में मोदिग्लानी मिलर ऐसे यूज कर लिया, तो कई थ्योरी ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करे, तो आप लोगों को इनको ध्यान रखना है। अब फार्मूला भी इनका आता है। ये एक टाइप ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, तो आपको दिमाग में हो जाए कि क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली। देखिए कंपनी ने जो भी कमाई करी है वह शेयर होल्डर के लिए ही करी है। अल्टीमेटली यह कमाई शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में बांट दी जाती है। डिविडेंड दो टाइप के उसमें दिया जाता है, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में। थ्योरीज इररिलेवेंस अप्रोच, पैसे को शेयर होल्डर में बांट दिया जाए या बिजनेस में लगा दें, इसका हमारी शेयर एंड उनके इवैल्यूएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इररिलेवेंस का मतलब ये कहता है कि जो पैसा उससे हमें कंपनी ने जो मिला है, उसमें कमाया है, अगर हम उसको से या तो शेयर जो उस पैसे को या तो बिजनेस में लगा दें या इसको हम अपने शेयर होल्डर को दे दें, तो इससे बिजनेस का जो शेयर है उसका जो मार्केट वैल्यू उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रिलीवेंस थ्योरी वही कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर ये जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें दो मॉडल हैं, वाल्टन एंड जॉर्डन। उन्होंने कहा है कि आय कितना आप कितना डिविडेंड बांटते हैं यह आपके शेयर के प्राइस के डिटरमाइन करती है, इफेक्ट करती है प्राइस को, तो इन्होंने ये कहा, ये जस्ट उसका अपोजिट है। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो आपने पैसा कमाया है वो डूब जाए या फाइनेंशियल रिस्क है, ये उसको रिस्क बोलते हैं। एंड रिटर्न इन फाइनेंशियल टर्म, रिस्क इज चांस और प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट मे और मे नॉट डिलीवर द एक्चुअल या एक्सपेक्टेड रिटर्न। मीन्स रिस्क वो है कि किसी भी चीज़ लाइफ में लो या बिजनेस में लो, तो रिस्क क्यों होता है? रिस्क ये होता है कि अनसर्टेनिटी होती है। जो चीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी अपेक्षा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना रिटर्न नहीं मिलता, और उसके नहीं मिलता, और इसी चीज़ की रिटर्न की अनसर्टेनिटी को लेकर रिस्क का लेवल बढ़ता जाता है, और इसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कितना रिस्क है। हायर द चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग रिटर्न, देयर विल बी हायर परसेंट ऑफ रिस्क, जहाँ पर रिटर्न की कम संभावना मिलने की ज़्यादा रहती है, कम मिलने की ज़्यादा रहती है, उसको हम लोग का वहीं रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करें एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है। रिस्क हमारे सिस्टमेटिक रिस्क होता है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। अगर ये डायग्राम की बात करें, ये अगर आपका देखते हैं ये रिटर्न रिवार्ड या रिटर्न है, इधर रिस्क है। अगर जब ये पॉजिटिव रिलेटेड होते तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन होती है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इसको भी बोलते हैं। रिस्क जब बढ़ेगा तो रिटर्न भी आपको होता है। आप देखते हैं दोस्तों, जिस चीज़ में जितना रिस्क होता है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसका रिटर्न भी उतना ज़्यादा होता है। विदाउट टेकिंग रिस्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ बिगर।
बिना रिस्क लिए आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो सिस्टमेटिक रिस्क जनरल इकोनॉमिक रिस्क है, बीटा से मेजर करते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी से जुड़ा, इसके लिए हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। एक किसी पर्टिकुलर रिस्क में तो सिक्योरिटी में होता है, इसको हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं, कई सिक्योरिटी में अलग अलग बांट देते हैं। इससे ढेर सारी सिक्योरिटीज, इसमें ढेर सारी सिक्योरिटी डाल देने से रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर। पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें रिस्क एंड रिटर्न का और ज़्यादा स्टडी है। रिस्क कितना होगा, रिटर्न कितना होगा, उसका और इन डेप्थ स्टडी इसमें करते हैं। एज पर द फेमस प्रिंसिपल आप नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, एंड इन्वेस्टर नेवर invest his entire investable funds in one security. Investment in security can reduce risk without diluting the return. तो जो इन्वेस्टर होता है रैशनल, वो हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। सारा इन्वेस्टमेंट एक ही सिक्योरिटी में न करके अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देता है, अलग अलग सिक्योरिटी में करता है, ताकि एक से अगर रिस्क आ जाए दूसरे से उसको रिकवर कर सके और दूसरे को उसके बेनिफिट रहे, ज़्यादा बड़ा अमाउंट में रिस्क नहीं। ये सब चीज़ें रहती हैं। और इसको देखिए अप्रोच क्या क्या है, इसके जो टेक्निक्स हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच इसमें अपनाया गया है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, मॉडर्न अप्रोच या मार्कोनिक्स अप्रोच, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन क्या होते हैं, शेयर होल्डर शार्प रेशियो इसमें पढ़ेंगे, शेयर रेशियो, जेंसन अल्फा, ये पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के लिए। रिस्क रिटर्न क्या होता है, पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी कैपिटल असेट, प्राइसिंग मॉडल इसमें पढ़ेंगे। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस में CAPM जिसको बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है असेट सिक्योरिटाइजेशन। तो इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। इसमें हम असेट सिक्योरिटाइजेशन में हम इन लिक्विड असेट को सिक्योरिटीज में कैसे कन्वर्ट करें, इसका स्टडी किया जाता है। इसमें हम असेट सिक्योरिटाइजेशन में इन लिक्विड असेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके लिक्विड असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, इन लिक्विड असेट को सिक्योरिटी में बदलते हैं, सिक्योरिटी में बदलने के बाद फिर इसको लिक्विड असेट में कन्वर्ट करते हैं। असेट को सिक्योरिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही असेट सिक्योरिटाइजेशन है। मतलब असेट होता है उसको सिक्योरिटी में बदलना। अब देखिए अगर इसका डेफिनेशन देखा क्या होगा, इसका मतलब सिक्योरिटाइजेशन इज केयरफुली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बाय विच अ पूल ऑफ लोन एंड अदर रिसीवेबल्स आर पैकेज्ड एंड सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ assets backed securities to the investor to raise the required funds from them. Through this process, relatively liquid assets are converted into securities. अगर हम लोग बात करें दोस्तों फिगर डायग्राम में इसको देखते हैं। जब अगर कोई बारोवर होता है जो उधार लेता है, तो सबसे पहले क्या करता है, इसमें सिक्योरिटी को जो रहेगा वो देगा ओरिजिनेटर, मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको कहाँ देंगी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। और असेट रिकंस्ट्रक्शन उसको क्या करेंगे, जो क्वालिफाइड बायर्स होंगे, जो मतलब सिक्योरिटी को खरीदते होंगे, उनको देगी। सिक्योरिटी रिसिप्ट करेगी ये क्वालिफाइड बायर। तो क्वालिफाइड बायर जब सिक्योरिटी उनसे लेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे, ये लोग उसके बदले में इसको कैश देंगे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैश देगी ओरिजिनेटर को, और ओरिजिनेटर क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे बरोबर। तो ये कंप्लीट इसका साइकिल है कि कैसे असेट सिक्योरिटाइजेशन काम करता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको पढ़ना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएंगे। फिर इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, तो अब भी तक हम लोगों ने जो भी किया वो संबंधी था कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल
एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये क्या होता है दोस्तों? द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एक्सचेंजिंग नेशनल करेंसीज आर कलेक्टिवली नोन एज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। सो इसका मतलब हुआ जो रूल्स और प्रोसीजर हैं जो नेशनल करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकते हैं इंटरनेशनल करेंसी में, तो उसी से रिलेटेड जितने रूल्स एंड प्रोसीजर्स उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। So the rules and procedures for exchanging national currencies are collectively known as the international monetary system. Pre-war means up to 1913 gold standard था। इंटर-war years 1914 से 1944 रिवाइवल ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ। फिर इसके बाद देखा जाए तो पोस्ट वर्ल्ड वार में मीटिंग एट ब्रेटन वुड्स न्यू हेमिस्फीयर में हुआ टू इस्टेब्लिश न्यू सिस्टम, जोड़ देना। फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या था? पेग्ड वैल्यू ऑफ डॉलर टू गोल्ड एंड अदर करेंसीज टू द डॉलर। टुडे मॉनेटरी सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम भी बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, MFS भी बोलते हैं। इसमें एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग रहता है, मीन्स या मार्केट फोर्स पर डिपेंड करता है, बट RBI कभी कभी इंटरवेन करता है। अगर वोलाटिलिटी बढ़ जाती तो इसमें हम कह सकते हैं मैनेज फ्लोट सिस्टम। तो इसका मतलब यह है टुडेज मॉनेटरी सिस्टम क्या मैनेज फ्लोट सिस्टम है, और ये इंटरनेशनल इस जो किसी भी करेंसी का है उसका जो मार्केट प्राइस रहता है इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट से। इसमें एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग रहता है, मीन्स यह मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है। जो किसी भी करेंसी का जो प्राइस डिटरमिनर का जो वैल्यू डिटरमिनर मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है, बट RBI कभी कभी इंटरवेन करता है अगर वोलाटिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है। इसमें हम कहते हैं मैनेज फ्लोट सिस्टम, तो इसको साथ में MFS भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम लोग पढ़ते हैं मार्केट जहाँ पर बायर सेलर आते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकल हो, वो वर्चुअल भी हो सकते हैं, जहाँ पे मीट करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायर एंड सेलर मीट करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर द बायर एंड सेलर आर इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज। The structure of the foreign exchange market constitutes central bank, कॉमर्शियल बैंक, ब्रोकर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, इमिग्रेंट्स, इन्वेस्टर, टूरिस्ट। तो ये हो गए इसमें कौन कौन इंक्लूड किया जाता है देखें। और इसमें अगर देखें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। ये इमिग्रेंट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी या दूसरे देश में आकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति। अगर जैसे कोई दूसरे देश से भारत में मान लिया अमेरिका से आकर यहीं पे रहने लगे कोई व्यक्ति, तो उसको वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति अप्रवासी लोग कहते हैं। और जैसे अप्रवासी अमेरिकन हो गए, भारत के कई लोग दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं, अप्रवासी भारतीय होते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर देखा जाए ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर बात किया जाए तो इसमें आप ज़रूरत के हिसाब से पैसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्रेडिट फंक्शन में क्या करते हैं? बाहर सामान बेचने के लिए यदि आपको क्रेडिट फॉरेन एक्सचेंज में चाहिए हो तो आप यहाँ ले सकते हैं। अगर आपको बाहर सामान बेचना है, बिल करना है, तो आप यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं। हेजिंग फंक्शन, यदि आपको 6 मंथ बाद बाहर से कोई पेमेंट मिलती है, आपको डर है कि 6 मंथ बाद हमारा एक्सचेंज रेट बदल ना जाए और हमें नुकसान ना हो जाए, तब हम हेजिंग का टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं क्या होता है, क्या इसका मतलब है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस या कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ मनी इन एन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट।
It implies doing of trade and making money through the exchange of foreign currency. इसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, हेजिंग, फाइनेंशियल रिस्क कैसे हेज कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, एमएनसीज कैसे कैपिटल बस्टिंग करती हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ये इसमें कहा जाता है कि मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, ये सब पढ़ना है टॉपिक ऑफ। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में देखना है। अब हम लोग बात करते हैं हेजिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है। तो हेज करने के लिए जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है हेजिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है डेरिवेटिव। इनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट के आधार पर डिटरमिन नहीं होती है। डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट derive their value from underlying asset, which could be stocks or stock indexes, commodities or currencies, or even exchange rates or the rate of interest। अगर हम लोग बात करें डेरिवेटिव टाइप के, फॉरवर्ड हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, ऑप्शन होता है, स्वैप्स होता है। स्टॉक इंडेक्स ग्रुप ऑफ शेयर से बोलते हैं, स्टॉक इंडेक्स ग्रुप ऑफ शेयर, ये थॉट में मैंने लिख दिया है। हाँ, स्पेकुलेशन में क्या होता है, एबिलिटी एंड चांसेस टू मेक ह्यूज extreme and extreme profit is high in derivatives। hedging क्या होता है, रोकना या बचाव करना किसी चीज़ से। helps to hedge the risk of high prices in the future। तो आप क्या कहते हैं, फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला उससे कैसे बचें, उसके लिए टेक्निक यूज करते हैं हेजिंग। फिर हम लोग बात करें डेरिवेटिव में रिस्क को कम करने के लिए दो चीज़ों पर पैसा लगाते हैं, पहला स्पेकुलेशन और हेजिंग। ठीक है, हेजिंग मान लीजिए 6 मंथ बाद क्या होता है हेजिंग, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको 6 मंथ आप $100 में मिले हैं, तो इसे हेज करने के लिए आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि 6 मंथ 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि 6 मंथ बाद में तुमको $100 इसी रेट पर दूंगा। इससे मैंने प्राइस आज के ही फिक्स कर दिया, आपका रिस्क हेज हो जाएगा। 6 मंथ फॉरवर्ड सेल एग्रीमेंट। दोस्तों अगर आप मैंने कर लेते हैं, ये आपको इस एक्सचेंज रेट पर आपको पैसा दूंगा, तो इससे क्या होता है, आपका रिस्क हेज हो जाता है, बचाव हो जाता है। अगर फ्यूचर में कोई मनी की वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए फाइनेंस का ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेजिंग टेक्निक। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट। बॉन्ड मार्केट में फॉरेन बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स आएंगे। फिर यूरो बॉन्ड्स में आपके 3 टाइप के हैं, फॉरेन बॉन्ड्स में याकी बॉन्ड, समुराई बॉन्ड, बुलडॉग बॉन्ड स्टडी करना है। फिर इसमें यूरो डॉलर, यूरो बॉन्ड में यूरो येन, यूरो पाउंड्स। अगर बात करें इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट की बात करें, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन इक्विटी और यूरो इक्विटी। फॉरेन इक्विटी में पढ़ेंगे ADR, और इसमें GDR पढ़ेंगे यूरो इक्विटी में। दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्राज क्या होता है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आया गया होगा। इसमें दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। ये लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस का। इसका भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या होता है। इंटरनेशनल आर्बिट्राज क्या होता है, फॉरेन कंपनी करेंसी की वैल्यू में खेलकर रिस्क और प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्राज। मतलब उसके वैल्यू में खेल करके जो अगर फ्लक्चुएशन होता है वैल्यू में, उससे हम लोग जो बेनिफिट कमाते हैं उसको आर्बिट्राज में इंक्लूड करते हैं। तो ये होता है क्या, इट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी करेंसी ऑन 2 डिफरेंट एक्सचेंज। 2 अलग अलग एक्सचेंज रेट पे फॉरेन करेंसी को बाई करना और उसको सेल करना, यही आर्बिट्राज कहलाता है। और इसी से ये लोग
इनको बेनिफिट अपना कमाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ट्रिपल पी इसको बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इसमें पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इसमें कैसे स्टेबल करते हैं यहाँ पर, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट IFE इनका यूज करके स्टडीज करते हैं। Absence of equilibrium will lead to arbitrage opportunities। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो वहाँ पे आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी देश में अगर देश में करेंसी कर लो जिसमें आपको ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे आप उससे सामान, मान लीजिए भारत में अगर $1, मान लीजिए अगर इंडियन करेंसी तो जितना अभी है $1 है इंडिया में, $1 में 70 रुपये है, 70 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। और $1 में आप कनाडा में 68 रुपये खरीद सकते हैं ना। तो आप देख रहे हैं सामान खरीद सकते हो, दूसरे में कहाँ आप यूज करेंगे करेंगे, जहाँ पर एक ही $1 में आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ, आर्बिट्राज हुआ ना, इक्विलिब्रियम नहीं है क्वांटिटी वैल्यू, तो इसी का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन कोशिश की जा सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट पे इक्विलिब्रियम बना रहे। तो इसके लिए जो थ्योरी दी गई है, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट, इनको बनाया गया है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इक्विलिब्रियम रहे और आर्बिट्राज प्रोसेस को कम किया जाए। आर्बिट्राज ऐसी अपॉर्चुनिटी है एक टाइप की, जनरली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। यह हमारी एक्सचेंज रेट्स जनरली इक्विलिब्रियम होती हैं। यस, तो एक टाइप की ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है और ये बहुत कम मिलती है और हमारे मार्केट में वैसे भी अधिकतर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम रहता है, करेंसी की वैल्यू सेम रहती है हर जगह, क्योंकि इक्विलिब्रियम रहती है। क्यों रहती है, मैंने आपको बताया 3 थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी और फिशर्स इफेक्ट और IRP थ्योरी, ये थ्योरीज दी गई हैं। यदि क्यों रहती, उसके पक्ष में आपको जो सपोर्ट दिया गया थ्योरीज के द्वारा कि इसलिए रहती। यदि कभी बाय द वे इक्विलिब्रियम नहीं रहता है तो आर्बिट्राज का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट लेक्चर था मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दे दिया हूँ और आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अब इसके बाद फिर डिटेल वीडियो मिलेगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। हाँ, और मैं पेपर 1 को भी साथ में लेकर चलूँगा। आपको मैं 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा, ओवरव्यू दे दूँगा। और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटेल में बात करूँगा, इसके क्वेश्चन भी आपको मैं कुछ MCQ दूँगा। कैसा लगा वीडियो, अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताएँ। थैंक यू।